बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 3 वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात कर रहे थे और कल हमने उसके ऊपर कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू किया था। हमने अपने रैक मेथड को इनकॉर्पोरेट किया और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट किया और देखा कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये सारा अप्लाई कैसे होगा। ठीक है ना। ये कल पीडीएफ मैंने सेंड नहीं की, मैं आज करता हूँ, मेरे जहन से निकल गई। तो मोबाइल में मेरे पास नहीं पड़ी हुई थी, सिस्टम से मुझे देखनी थी तो मुझे याद नहीं रही। मुझे सुबह क्लास में आते हुए याद आ रही थी। तो ये हमने 3 सिनेरियोज जो हैं इनको हमने देखा कि कैसे लव एंड अफेक्शन वाला केस अप्लाई करेंगे, कैसे गिफ्ट वाला केस अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। फिर हमने देखा कि यार एग्जाम में बैठे होंगे तो सोचेंगे कैसे किस बारे में बात करनी है, कैसे करेंगे, और फिर हमने देखा कि इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है ना। ये हमने इशू रेज किया, फिर हमने लिंक किया, फिर हमने एनालिसिस किया और फिर हमने उसको कंक्लूड कर लिया। फिर हमने देखा कि दूसरा सिनेरियो जिसके अंदर हमने लव एंड अफेक्शन में क्वल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए ताकि नियरनेस ऑफ रिलेशन भी मौजूद हो, सारा कुछ मौजूद हो, लेकिन लव एंड अफेक्शन मौजूद ना हो, तो फिर क्या स्टेट। ठीक है ना। तो इनको जरा देख लें आप सब लोग दोबारा एक मर्तबा जाकर, इस सारे को आपने लाजमी तौर पर कंसिडर करना है। इसी में ये वाला सिनेरियो एक था जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था कल, अब आज इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर जो लोग मिस भी थे चले उनको भी थोड़ा सा पता चल जाएगा। पढ़ें जनाब इस सिनेरियो को। जी जनाब। Over the ring. Quarrels and disagreement not based on natural love and affection. क्या फिर रिकवर की जा सकती है कि नहीं की जाती। अब हमें देखना है कि जब फर्ज किया दानिश जो है जब ये केस फाइल करेगा ना, तो वो जैसे हम कहते हैं ना हर बंदे का वकील उसकी तरफ से बोल रहा होता है दायरा। ठीक है। हमें तो ये नजर आ रहा है कि एग्जामिनर ने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया, क्वार्रल्स एंड डिसएग्रीमेंट्स कीजिए ताकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या हो जाए, मिसिंग हो जाए। फिर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन भी उसने बता दिया था हमें, और फिर ड्यूली रिटर्न एंड रजिस्टर्ड भी हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन अब समझने की बात यह है कि केस बनेगा कौन सा। अगर तो जब जो दानिश चाह रहा होगा ना, दानिश का जो वकील होगा वो कहेगा यार ये जो गिफ्ट था ना ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे था और इस कैटेगरी में था, तो बिकॉज देयर वर क्वार्रल्स एंड डिसएग्रीमेंट तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाज मिसिंग, तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो हम रिकवर कर सकते हैं। उसका वकील ये मौकफ पेश कर रहा होगा। लेकिन जो महविश का वकील होगा ना वो कहेगा नहीं जनाब ये तो जब लगाते हैं जब अभी गिफ्ट ट्रांसफर ना हुआ, हम तो गिफ्ट ट्रांसफर हो चुका है, इट मस्ट बी कंप्लीटेड, मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। ना नियरनेस ऑफ रिलेशन रिक्वायर्ड है और ना नेचुरल लव एंड अफेक्शन रिक्वायर्ड है, बिकॉज गिफ्ट दिया जा चुका है, रजिस्टर्ड है, तो ये वापस रिकवर नहीं हो सकता। तो वो वाला
केस अप्लाई होके वो वाला वकील जीत रहा होगा इसमें से, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे अंडरस्टैंडिंग करनी है कि यहाँ कौन से सिनेरियो से बेनिफिट पहुंचने वाला है, इन दो में से कौन सा सिनेरियो जो है वो अप्लाई हो रहा होगा। फिर उसी तरह हमारे ध्यान में आना चाहिए कि जनाब कैसे चलना है। द इशू इन दिस केस इज वेदर अ कंप्लीटेड गिफ्ट इज रिकवरेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। अब ये लाइन ड्रॉ करनी हमें आनी चाहिए। और फिर उसके बाद हमने उसूल पढ़ा था कि उसूल लिखना है, और उसूल में हमेशा जो जेनेरिक उसूल है वो पहले डिस्क्राइब करना है। An agreement made without consideration is void. However, completed gift is an exception to this rule. फिर हमने ये तो जेनेरिक है ना, चार बातें हमारे सिलेबस में है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बार डेट, और एक और क्या था, टाइम बार गिफ्ट, वॉलेंट्री, ठीक है ना, वो वाली, और ये चार बातें बातें। अब चौथी हमने कौन सी रिप्रोड्यूस करनी है, जो उस सिनेरियो में आ रही है जिसको हम बेस बना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हमने नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं लिखा, हाउएवर कंप्लीटेड गिफ्ट इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, क्योंकि हम इसे कंप्लीटेड गिफ्ट की तरफ परसू कर रहे हैं ना केस। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज void, however completed gift is an exception to this rule. Gift once made cannot be recovered on the ground of absence of consideration if it is written and registered. अगर गिफ्ट रिटर्न है, रजिस्टर्ड है, तो फिर बाद में ये दलील नहीं पेश की जा सकती कि जनाब ये तो void है, on the grounds of absence of consideration. In the case of Danish and Mavish, the gift has been completed and an agreement was written and registered. Natural love and affection are not required to validate the contract regarding completed gift. Even nearness of relation is not required in such type of contract. अब हमने एग्जामिनर को थोड़ा अपना नॉलेज बताने की ये सारी बातें लिखती हैं उसके अंदर। कुछ बात समझ आ रही है? देन आ गया जनाब कंक्लूजन। As the contract is written and registered under the relevant law, Danish cannot recover his completed gift on the ground of absence of consideration. If the contract was not written or registered under the relevant law, then Danish can recover his completed gift on the ground of absence of। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, के बजाय इसके मैं फिर एक और सिनेरियो डेवलप करूं। ये आप एग्जाम में लिखाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, ना लिख कर आएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि हमें वो अल्टरनेटिव नहीं देना होता जो सिनेरियो में क्लियर हो चुका हो। क्योंकि सिनेरियो में क्लियरली ये बात बता दी गई थी कि रिटर्न है, ठीक है ना, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड है। अगर खामोश रहता है एग्जामिनर, ये बात कल भी हमने की थी, द गिफ्ट एग्रीमेंट वॉज रिटर्न एंड ड्यूली, फर्ज करें ये लाइन काट देते हैं, ये लाइन काट देते हैं। अब आ गया ओपन क्वेश्चन, एग्जामिनर चाहता है कि आप दोनों जवाब दें कि अगर ये रिटर्न और रजिस्टर्ड है तो क्या सिनेरियो है, नहीं है तो क्या सिनेरियो। लेकिन जब ये लिखा हुआ है तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये बात लिखी है भाई। लेकिन अगर वो लाइन वहां से काट दी जाए फिर ये दोनों लिखना कंपलसरी है। इस वाले मिजाज को समझें पहले, बात क्लियर हो गई? इस वाले डिफरेंस को समझें। अगर वो लाइन वहां से काट दी जाए तो फिर क्या ठीक आंसर है, और अगर वो वहां मौजूद है तो फिर ये अननेसेसरी है। कोई मार्क्स कटे तो नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम आपने लगा दिया, कोई इसकी जरूरत नहीं थी। फिर हमने ये वाला सिनेरियो भी कल कर लिया था, ठीक होगी बात जी? अच्छा जनाब, चले जनाब, ये यहां तक तो हम कल पहुंच चुके थे। एक छोटा सा सिनेरियो और करते हैं। एक बच्चा है जो कि स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन बच्चे से मुराद हम इसे माइनर नहीं ले रहे, ठीक है ना, हम इसे मेजर कंसिडर कर रहे हैं।
घर पे कोई एक बंदा, इनके वालिद का एक दोस्त आता है और ये डोर ओपन करने आते हैं तो इनके हाथ में ये स्मोकिंग कर रहा है और वो एक वालिद साहब के पुराने दोस्त जो हैं वो घर में एंटर हो रहे, तो कहते बेटा आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो ये खामोश हो जाता है। वो कहते यार ये तो बड़ी बुरी बात है, ये तो बड़ा ये है, ये तो ये है, ये तो ये है। और वो इसको एग्री करते हैं कि यार आप स्मोकिंग क्विट कर दें, आप स्मोकिंग छोड़ दें। अगर आप स्मोकिंग छोड़ दें तो मैं आपको आईफोन 15 लेके दूंगा। बच्चा कहता है यार आईफोन 15 आ रहा हो तो स्मोकिंग की क्या औकात है? कहता है जनाब अंकल छोड़ दी, अभी छोड़ दी, तो ये तो सिगरेट फेंक देता है। वो कहते नहीं ऐसे नहीं, अब आप 3 महीने तक स्मोकिंग नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आप 3 महीने स्मोकिंग के बगैर गुजारते हैं तो आप 90 डेज के बाद मेरे पास आए, मैं आपको आईफोन 15 लेकर दे रहा हूं। 3 महीने कंप्लीट होते हैं, ये बच्चा पहुंचता है वहां पर और जाके कहता है अंकल अंकल मैंने सिगरेट छोड़ी है, अब मेरे पेरेंट्स से जिससे मर्जी दोस्तों से पूछ लें। तो आपने तो वादा किया था। वो कहता है कौन सा वादा? ठीक है ना? वो कहता है कौन सा वादा? तो कहता है वो तो आईफोन 15 का वादा आपने मुझसे। कहते नहीं नहीं वो तो मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए कहा था कि आप जरा सिगरेट छोड़ दें, कोई आईफोन 15 है, भाग जाओ। अब इस बच्चे को ख्याल आता है कि यार मेरे साथ तो बड़ी जाती है, एक वादा किया मैंने, सिगरेट छोड़ी है, कैन ही रिकवर आईफोन 15? कैन ही रिकवर आईफोन 15 फ्रॉम दैट पर्सन? Why no or why yes? अच्छा चलो हम सिनेरियो को थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं। उसने उस दिन कहा जनाब मुझे लिख के दें, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड भी करवा लिया जिस दिन अभी बात हो रही थी। अब चलते हैं आगे, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड भी करवा लिया। अब पहले सबसे पहले आपने सोचना है, सबसे पहले आपने सोचना आप केस कौन सा बना रहे हैं? नेचुरल लव एंड अफेक्शन का, कंप्लीटेड गिफ्ट का, टाइम बार डेट का, कौन सा केस बनाना चाहते हैं आप? फिर आप एडजुडिकेट करेंगे ना, फिर आप आर्गुमेंट क्रिएट करेंगे कि अच्छा जी ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो आपको सिनेरियो समझ आए कि ये सिनेरियो कौन सा है। अब एग्जाम में बैठे हुए आप, सबसे पहला स्टेप, इस तरह की बात कोई नजर आई तो सबसे पहला काम आपने करना है कि पहले देखना है क्या ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है या विद कंसिडरेशन है। अगर विद कंसिडरेशन है फिर हमने एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, वो फुला दिमाग, उस तरह की चीजें देखना है। कंसिडरेशन का लॉफुल होना जरूरी है, ये वो फ्री विल, ये वाली बातें देखनी है। और अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो फिर हमने वो 4 बातें, क्योंकि सिलेबस में 4 है, उन 4 में ढूंढना है कि ये कहां फिट बैठ रहा है। बात समझ आ रही है? तो स्टेप नंबर 1 अप्लाई करें, क्या ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है? क्या ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है? माशाल्लाह कल तो घास चरने चले गया। कंसिडरेशन की डेफिनेशन ओपन करें ना, रियल वाली डेफिनेशन, वो रमला एंड कमला वाली निकालें ना, डेफिनेशन निकालें, डेफिनेशन निकालें। शाबाश। टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अगर तुम स्मोकिंग छोड़ दो तो ये तो कंसिडरेशन है, स्मोकिंग पैसे तो नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट विद कंसिडरेशन की एग्जांपल थी। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि कंसिडरेशन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग भी हो सकता है। अगर तुम स्मोकिंग छोड़ दो, नॉट टू डू समथिंग, ये तो कंसिडरेशन के साथ है, ये कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन तो है ही नहीं है। इसका ना लिखा होना जरूरी था, ना कोई और बात जरूरी थी, इसीलिए मैंने पहले बोला नहीं था कि लिखा हुआ है। आपको यहां से भी क्लू मिलना चाहिए था, ठीक है ना? ये वाला सिनेरियो, ये सिनेरियो विदाउट कंसिडरेशन की बात नहीं हो रही, ये तो विद कंसिडरेशन की बात हो रही है। और ये वाले कॉन्ट्रैक्ट, ये तो रिटर्न होना भी जरूरी नहीं है, लिखा होना भी जरूरी नहीं है, रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है, कुछ भी नहीं है। ये तो एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं,
बात क्लियर हो गई है? ऐसे देखें, जब हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगर आप हर बारिश वाले दिन छुट्टी कर लिया करेंगे और हर उसमें इतने बच्चे, आप देखें किसी दिन हमारी क्लास में बैठना मुश्किल हो जाता है और किसी दिन क्लास में भी कम से कम मेरा ख्याल है 20 बच्चे बैठ सकते होंगे, इसका मतलब है 20 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। फिर ये वाला काम नहीं क्रिएट होगा। अभी जो कल का लेक्चर था और जो आज का लेक्चर था ना, ये इस पूरे चैप्टर के पढ़ाने से ज्यादा अहम लेक्चर थे, क्योंकि सारा सबसे बड़ा वहां प्रॉब्लम क्या है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चे को सिनेरियो पिक करना नहीं आ रहा। अब देखिए, आप सारी क्लास इस वक्त माशाल्लाह 100 से ज्यादा स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सारी क्लास इस सिनेरियो को पिक नहीं कर सकी है। ये डिस्कशन से, ये इसी तरह से हमने इनको इवॉल्व करना है, इन्हें लेकर चलना है, लेकिन अगर आप इस तरह से बिहेवियर रखेंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा जनाब, चलें अब एक कोई पास पेपर का क्वेश्चन है, पढ़ें जनाब। Mrs. Ikram was searching for a house for her family in the city posh locality. Her grandfather Nadeem has promised to pay her rupees 1 million by way of gift for the purchase of house. After finalizing the deal with one of the estate broker, Mrs. Ikram asked Naeem to pay her rupees 1 million as promised. Nadeem, however, refused to pay the amount. Mrs. Ikram filed a suit against her grandfather Nadeem for enforcement of the promise made by him. Under the provision of the Contract Act 1872, advise under what circumstances Mrs. Ikram would be able to recover the amount from Nadeem. अब ये ICAP का पास पेपर का सवाल आ गया। अटेम्प्ट है 2016 की, मार्क्स हैं 4, वही 4 मार्क्स जो हम कह रहे हैं कि 4 हों तो फिर इराक मेथड चले। पहली बात यहां से फिर पहचान करें, एक सिंगल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया है, इस तरह के सवाल को हम इराक मेथड से रिजॉल्व करते हैं। हमें फिर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें फिर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि पूछा क्या गया है, अंडर व्हाट circumstances Mrs. Ikram would be able to recover the amount from Nadeem. अब हमें ओपन सवाल उसने छोड़ दिया, ना ये बताया कि रिटर्न है कि नहीं है, ना ये अब एग्जामिनर चाह रहा है कि बच्चा मुझे इफ एंड बट लगा के दोनों आंसर बताए, ठीक है ना। और एक ओपन छोड़ा, उसने कहा जी एज अ गिफ्ट ये किया है। इसका मतलब है जब हम ये सिचुएशन प्लान कर रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे ना अपने जहन में, तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि गिफ्ट का केस बनाएं या कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब हम दोनों केसेस बना सकते हैं, दोनों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। गिफ्ट का केस बना के हम कहेंगे नहीं यार इधर तो इसलिए नहीं जा सकते कि गिफ्ट में तो कंप्लीटेड होना जरूरी था, ठीक है ना। इधर चल सकते हैं अगर
राइटिंग होता, ये होता, तो अब कैसे आंसर देना? एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, पहले जेनेरिक जो उसूल है वो लिखना है हमने। However, Mrs. Ikram may claim the amount of ₹1 million from her grandfather Nadeem by providing either the following two condition. वो कहता है अगर गिफ्ट है या नेचुरल लव एंड अफेक्शन, in case of a gift it needs to be completed. The rule no consideration no contract does not apply to completed gift. लेकिन ये तो completed नहीं है। Love and affection, an agreement made on account of natural love and affection without consideration will be valid if it is expressed in writing, registered under law, made on account of natural love and affection and between parties standing in near relation to each other. यहाँ लाकर हमने and लगाया ताकि पता चले कि चारों का at that same time पूरा होना जरूरी है। However, in the given scenario, Nadeem only made promise to pay ₹1 million by way of a gift and did not actually pay the amount. Similarly, the promise not made in writing and was not, therefore the promise cannot be enforced in both of the above circumstances and Mrs. Ikram cannot recover anything from her grandfather. वो कहते क्योंकि लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए ये वाली बात रिकवर नहीं की जा सकती। अच्छा जी, यहीं पर वो ये तो मार्किंग स्कीम आ गई। यहाँ एग्जामिनर ने कमेंट क्या किया? The performance in this part was below average. Majority of the candidates failed to appreciate that in the stated scenario, Mrs. Ikram would have recovered the amount from her grandfather Naeem either in case of completed gift or in case of contract made out of natural love, and most of the answer was devoid of conclusion with regard to the recoverability of the amount promised by Nadeem. The answer were mainly confined to the statement that amount can only be recovered on account of natural love and affection. However, candidate failed to deliberate on the condition. वो कह रहा है भाई बच्चे को condition और ये बातें समझ नहीं आई। अच्छा, जब एग्जामिनर कहता है the performance in this part was below average. Now what is the meaning of below average? नहीं, यानी इसका मतलब ये है कि एवरेज, बिलो एवरेज का मतलब है कि अगर इस अटेम्प्ट में बी लॉ का पास रेट 40% था तो इस पर्टिकुलर सवाल के पार्ट में 40% से कम बच्चे पास हुए। दैट इज कॉल्ड बिलो एवरेज। पांच दफा लिखा होगा अबव एवरेज, इसका मतलब है इस पार्ट में 50% बच्चे पास हो गए हैं। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि एग्जामिनर जब आपको रिजल्ट देता है ना, एग्जाम का रिजल्ट देता है, तो वो एक एक उसका अलग 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 आपको बता रहा होता है इस पार्ट में कितने बच्चे पास हुए, कितने परसेंट, यानी अकेला इसको देखते तो कितने परसेंट बच्चे पास हुए। अच्छा जनाब, ये मैं आपको स्लाइड तो सेंड कर ही दूंगा आज इंशाल्लाह ताला, और लेकिन अच्छी बात यह है कि इन स्लाइड्स का आप प्रिंट ले लें, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा पूरा उसमें चलेंगी प्रैक्टिस उसके लिए, तो ज़्यादा अच्छी बात तो यह है कि आप प्रिंट लें। अच्छा जनाब, हम यहाँ तक पहुँच गए थे और हमने लास्ट में हमने बात डिस्कस कर ली थी, एलियन एनिमीज वाली भी कर ली थी, और उसके बाद हमने और कौन सी कर ली थी, कंसिडरेशन वाली भी कर ली थी, ऐसे ही है ना। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे, बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया था कि ये बात आज हम इसको कंप्लीट कर दें, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। ये सारी बातें तो हमने कर ली है।
अच्छा अच्छा, इट इज द लास्ट 2 पॉइंट्स, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। ये बात हम ऐसे उसूल तो पहले पढ़ा है कि कंसिडरेशन में 3 बातें हैं। कंसिडरेशन का होना जरूरी है, लॉफुल होना जरूरी है, फेयर वैल्यू होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये बात लिखी कहाँ हुई है? तो अब वो बात आ रही है, an agreement to which the consent of promiser is freely given is not void merely because consideration is inadequate, but the inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promiser was freely given or not। वो कहते हैं अगर कंसेंट ऐसे ऐसे हमें नजर आ रहा है ना कि एक चीज है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 मिलियन है और उस बंदे ने उसको 2 मिलियन में सेल कर दिया, ठीक है ना? वो कह रहे इससे लॉ को कोई एतराज नहीं है, बिकॉज कंसिडरेशन का होना जरूरी था। हाँ फ्री दे दी है, फिर लॉ को एतराज है, फिर लॉ कहता है कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। लेकिन कंसिडरेशन आ गया है। लेकिन जब ये वाला बात है तो कोर्ट 2 बातें देख रही होगी। नंबर 1, क्या कंसिडरेशन फ्री थी, फ्री विल थी, या गन पॉइंट पे करवाया गया ये काम? वो कहते नहीं जी फ्री विल थी, इसने अपनी मर्जी से दिया है। फिर भी एक और बात देखेंगे, क्या ये साउंड माइंडेड था, क्या ये रैशनल डिसीजन लेने की पोजीशन में था, अपने इंटरेस्ट को वॉच करने की पोजीशन में था कि नहीं था? इन 2 ग्राउंड्स पे तो हम मुकदमा अभी भी लड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 ग्राउंड हम साबित नहीं कर सकते अदालत में, या ये आप ऐसे कहिए रियलिटी में ये 2 बातें एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर लॉ को कोई एतराज नहीं है। बात समझ आ रही है ना? अब ये कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड नहीं है, रिटर्न है, रिटर्न नहीं है, इस पे जर्नल वाला उसूल लग रहा है। हमने कहा था कि देयर आर सम सिनेरियोज जहां पे कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, वो जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी ना, या हमने जब इस चैप्टर के शुरू में कुछ बातें की थी। शुरू में क्या बातें की थी जी? हमने जब हम यहां खड़े थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में इलीगल एग्रीमेंट, अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट, ठीक है ना? अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट, हमने यही कहा था कि अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट ऐसे हैं जो किसी एग्रीमेंट ठीक थे लेकिन कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की आपने, जिसकी वजह से अब ये एनफोर्स, उसकी एग्जांपल्स हैं ये जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर वो लिखा हुआ नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, लिखा हुआ है रजिस्टर्ड नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई है, ठीक है ना? लेकिन अगर सारा कुछ पूरा हो गया है तो फिर सिर्फ 2 बातें देखनी है कि क्या ये बंदा साउंड माइंडेड था, क्या फ्री विल थी, और अगर ये दोनों थी तो फिर लॉ को कोई एतराज नहीं है। अच्छा फिर आ गया जी circumstances where object or consideration is unlawful। अब ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। every agreement of which the object or consideration is unlawful is void। अब लॉ आपको पता है एक बात को ऑब्जेक्ट बोल रहा है, जिसे हम सब्जेक्ट मैटर बोल रहे थे, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, हाउस को हमने ऑब्जेक्ट बोला था और 10 मिलियन को हमने कंसिडरेशन बोला था। इन दोनों का लीगल होना जरूरी है। फिर हमने एक और एंगल से भी बात की थी कि नहीं यार हाउस भी कंसिडरेशन है, 10 मिलियन भी कंसिडरेशन है, ठीक है ना? तो बाद दफा लॉ ऐसे लिख देता है ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। खाली कंसिडरेशन भी कह रहा होते दोनों चीजें क्या है, कंसिडरेशन भी तो है। जो घर खरीद रहा है उसके लिए घर कंसिडरेशन है, जो घर बेच रहा है उसके लिए पैसे कंसिडरेशन। वो कह रहे इन दोनों का लॉफुल होना। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। The consideration or object of an agreement is lawful unless it is forbidden by law, is of such a nature that if permitted would defeat। ये वही पुरानी डेफिनेशन आ गई, पहले पढ़कर आए, बात समझ आ गई ना? अच्छा जी, बस आखिरी एक छोटा सा पॉइंट रह गया, that is where the object of consideration is partly unlawful। The agreement is void if any of a single consideration for one or more object is unlawful। वो कहते हैं यार सौदा ये हुआ है
ये दो घर है हमारे, ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2 है, ये आप दोनों हमें बेच रहे हैं और हम आपको इसकी जगह पर 200 केजी जो है ना कोई ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी पीछे हम पढ़ कर आए, लॉ को दो इशू हैं, ऑब्जेक्ट्स लॉफुल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर का बेचना, घर का खरीदना किसी कानून में मना कोई नहीं, लेकिन कंसिडरेशन अनलॉफुल हो गया, ठीक है ना। वो कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट्स ठीक है, कंसिडरेशन अनलॉफुल है और सिंगल कंसिडरेशन है, सिंगल कंसिडरेशन है, तो सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। इफ एनी पार्ट ऑफ ए सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, और if any one or any part of any one of several consideration for a single object is unlawful। वो कह रहा है अगर कोई और भी, इसमें एक छोटी बात ऐड कर लें फिर जरा इसको कंक्लूड करते हैं। where object or consideration is partly unlawful, लॉ अगर कुछ चीजें लॉफुल हैं कुछ अनलॉफुल हैं, वो कहते हैं 2 करोड़ रुपया देंगे और बाकी का ड्रग्स देंगे, टोटल 5 करोड़ का सौदा हुआ है, इसका मतलब है 3 करोड़ की ड्रग्स देंगे और 2 करोड़ कैश में देंगे। अब जो कैश ले रहा हूं वो तो लॉफुल है और जो ड्रग्स रिसीव कर रहा हूं वो अनलॉफुल है। अब लॉ इस पे फंस गया, इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना है, पार्टली लॉफुल पार्टली अनलॉफुल। वो कहते हैं इसका डिसीजन इस बेस पर होगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल है या नॉन सेपरेबल है। मसलन ये घर था 2 करोड़ का, ये घर था 3 करोड़, दोनों का इकट्ठा सौदा किया हमने 5 करोड़ में, और तय ये हुआ 2 करोड़ कैश मिल जाएगा, 3 करोड़ की ड्रग्स मिल जाएंगी। अब ये सेपरेबल हो गया है। अगर हम एक घर और 2 करोड़ को अलग करें तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना, और दूसरे वाला इलीगल हो गया। तो लॉ इसको 2 हिस्सों में कर रहा है कि सेपरेबल है या नॉन सेपरेबल है। वो कहता है अगर तो सेपरेबल है, when an agreement contains things to do legal as well as illegal and legal part can be separated from illegal part, the legal part is a contract and illegal part is a void agreement। इसकी मैं आपको बेटर एग्जांपल देता हूं। When agreement contains things to do legal as well as illegal, and legal part cannot be separated from illegal part, the whole agreement is illegal। क्या मतलब हुआ, इस बात को ऐसे समझते हैं। इस एग्जांपल से बेहतर एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा डिटेल समझ आए। कोई एक केमिकल है A प्लस B प्लस C, ये 3 केमिकल है। केमिकल ए को खरीदना, बेचना, इस्तेमाल करने पे कोई पाबंदी नहीं है, केमिकल बी पे भी कोई पाबंदी नहीं है, केमिकल सी पे भी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आप ए की जो मर्जी क्वांटिटी खरीदें बाजार में अवेलेबल है, बी की खरीदें बाजार में अवेलेबल है, सी की खरीदें बाजार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इन्हें किसी एक खास रेशो में मिक्स कर लिया जाए, 60% ये डलता है, 30% ये डलता है और 10% ये डलता है, तो फर्ज करें ड्रग बन जाता है। इसे किसी एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए इस परसेंटेज के मिक्स करने से, तो कोई ड्रग्स बन जाते हैं, कोई चीज बन जाती है, कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल बन जाता है। अब जरा गौर करें क्या हो रहा है। वो कह रहा है अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो अलग अलग है, ठीक है, ये खरीदने का एग्रीमेंट है, ये लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिक्सिंग इस रेशो से और इसके लिए कोई एक स्पेसिफाइड प्लांट भी रिक्वायर्ड है, उस प्लांट पर आप किसी को इस रेशो से मिक्सिंग के लिए दे रहे हैं, इलीगल हो गया, क्योंकि ये वाला प्रोसेस इलीगल है, ये वाला प्रोसेस लीगल है। अब मैंने एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो इलीगल चीज बन रही थी ना, जो ड्रग्स बन रही थी, वो 500 केजी मुझे तैयार कर दो, ड्रग्स तैयार कर दो।
the whole agreement become void. क्यों? क्योंकि मैं तो खरीद ही इलीगल चीज रहा हूं। लेकिन अगर मैं किसी शख्स से कहता हूं यार ये चीजें मुझे बेचो, फिर इन्हें मिक्स कर देना, उसने कहा सर बेचने की ये कीमत है, मिक्सिंग क्योंकि एक इलीगल काम है इसकी मैं ये कीमत लूंगा। हमने कहा ठीक है भाई कर दो। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, सेपरेबल है, ये सेपरेबल है, दिस पार्ट इज लीगल एंड दिस पार्ट इज इलीगल। अब देखिए, where an agreement contains things to do legal as well as illegal, and legal part can be separated from illegal part. The legal part is contract and illegal part is void agreement. Clear होगी बात? When an agreement contains things to do legal as well as illegal, and legal part cannot be separated from illegal part, the whole agreement is illegal and void. Alternate promise being illegal. In case of an alternate promise, one branch of which is legal and the other illegal, the legal branch can alone be enforced. वो जो घर बेच रहे थे, उसने कहा यार या 5 करोड़ रुपया ले लेना या हमारे से 6 करोड़ की ड्रग्स ले लेना, मर्जी तुम्हारी है। वन ब्रांच इज लीगल एंड अदर इज इलीगल, ऑल्टरनेटिव ब्रांच इज इलीगल। वो कहता लीगल इज ब्रांच को अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर अब ये बंदा नहीं कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा उतर रहा तो कोई बात नहीं है, उसको 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तस्वूर किया जाएगा। In case of an alternative promise, या 5 करोड़ कैश ले लेना या 6 करोड़ की ड्रग्स ले लेना। One branch of which is legal and other illegal, the legal branch alone can be enforced. Clear हो गई बात? Now this was the whole story. हमने आगाज यहीं से किया था, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कहानी चलनी शुरू हुई थी और फिर हम पहुंच गए थे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो पता चला कि भाई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट हो गई, लीगल रिलेशनशिप चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट हो, कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज यहाँ पढ़ी है हमने, कंसिडरेशन यहाँ पढ़ी है, यहाँ चैप्टर खत्म हो गया। कल आएंगे तो फ्री कॉन्सेंट्स और लीगल और इन चीजों से अगला चैप्टर शुरू होगा इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर 4 का आगाज करेंगे। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।